हिमाचल पिछड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय पहचान के साथ साथ आज विकास की चुनौतियां भी काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। सड़कें अधूरी, बिजली परियोजनाएं लटकी हुई, पानी की योजनाएं फाइलों में बंद और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आर्थिक संकट। 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने 58,514 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन सवाल ये कि क्या ये बजट हिमाचल की जमीनी जरूरत को पूरा कर पाएगा। आज हम इसी सवालों को उठाएंगे और जानेंगे विकास की यह गाड़ी क्यों धीमी पड़ गई है। लगभग 58,000 करोड़ रुपए का ये बजट और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए शून्य है। स्वयमेव उनके शब्दों के अनुसार इस बजट में 25 पैसा सैलरी के लिए, 20 पैसा पेंशन के लिए, 12 पैसा ब्याज के लिए, 10 पैसा देय राशियों के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए 9 पैसा, इस प्रकार 76 रुपया 100 रुपये में से। और एक स्टैंडर्ड लायबिलिटीज हैं, उसके बाद 24 रुपया पूंजीगत व्यय के लिए बचा है। विकास के लिए प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं रखा है। ये इस बजट की वस्तुस्थिति उन्होंने स्वयं एक पैरे के अंदर वर्णित की है। पूरे बजट में 2022 से पहले की सरकार को केवल कोसने का काम किया है। 2022 से पहले और सरकार ने कुछ कर्ज छोड़ा, कुछ काम नहीं किया, उसी बात का हवाला देकर पूरे बजट की शुरुआत की है और उसी का हवाला देकर पूरे बजट को समाप्त किया गया है। इस बजट के अंदर जो कर्ज निरंतर लिया जा रहा है, उस कर्ज के बारे में कोई व्याख्या नहीं है कि कब तक ये कर्ज कितनी मात्रा में लिया जाएगा और उस कर्ज का उपयोग किस कार्य के ऊपर किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा विषय, इसमें प्रश्नवाचक खड़ा रहता है। इसी प्रकार से और कानून बिगड़ती व्यवस्था को लेकर कोई भी प्रावधान इसके अंदर नहीं किया और ना ही इस बात का कोई उत्तर दिया गया कि आपने 1200 स्कूलों को बंद कर दिया है, आपने लगभग 1600 संस्थान बंद कर दिए, आप शिक्षा में गुणवत्ता की बात कर रहे हैं और संस्थान बंद करते चले जा रहे हैं, आप स्वास्थ्य में गुणवत्ता की बात कर रहे हैं और संस्थान बंद करते चले जा रहे हैं। और इस बजट के अंदर भी आपने जो कल्याणकारी योजना, हिम केयर योजना, आयुष्मान योजना, उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया। तो आर्थिक संकट बड़ी चुनौती है क्या यहाँ पर? यह अहम सवाल, आर्थिक संकट के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सवाल लगातार जारी है। प्रदेश में धीमी पड़ी विकास की रफ्तार का जिम्मेदार कौन है? यह भी एक अहम सवाल। और चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ हैं कुशल जी जो कि कांग्रेस नेता हैं, दीक्षा वर्मा जी हमारे साथ बीजेवाईएम प्रवक्ता हैं, प्रदीप चौहान जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिमाचल पर। चलिए कुशल जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि सत्ता में आप हैं, घोषणाएं आपने की है तो लाजमी है सबसे पहले जान भी आप ही से लेना होगा, हमें सवाल भी आप ही से होगा।
तो आखिरकार जब सदन में सीएम के द्वारा ये बात कही जाती है कि बड़ी सारी परियोजनाएं जो हैं वो लागू करेंगे धरातल पर, उनके द्वारा कही जाती है कि पर्यावरण पर पूरा फोकस है हमारा, सड़कों पर पूरा फोकस है, ग्रामीण स्तर पर पूरा फोकस है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो परियोजनाएं पूरी होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, सड़कों की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। तो क्या समझा जाए, ये तमाम जो योजनाएं हैं और बड़ी घोषणाएं जो सीएम के द्वारा अब की गई है वो मात्र कागजी होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने जो ये आरोप लगाए, मैं चरणबद्ध इनका मैं आंसर देना चाहता हूँ, मुझे मौका दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले आपने बात की सड़कें, परियोजनाएं ठप है। अगर आप उनका नाम भी ले लेते तो बड़ा अच्छा होता। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी सरकार क्या कार्य कर रही है। कोई गिना लीजिएगा, कोई बात नहीं, गिना लीजिएगा, सुन लीजिए। सबसे पहले हमारा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा दूध का मूल्य एमएसपी कहाँ पर है? 1 लीटर पर। गाय के दूध पर 51 रुपए हिमाचल के अंदर, भैंस के दूध पर 61 रुपए हिमाचल के अंदर। और ये कोई गप्पो वाली बात नहीं है। आप रोहडू आइए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जुब्बल कोट आइए, रोहडू के अंदर 20,000 लीटर दूध खरीदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार जो है उचित जो है मूल्य दे रही है दूध का, हमारे गेहूं का और हमारे हल्दी का, हमारे जितने भी हमारे जो प्राकृतिक उत्पाद है और जो कि आखिरी व्यक्ति का भला करने वाली चीजें हैं, उस पर हमारी सरकार फोकस कर रही है और हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक है। का किसी भी सरकार का आप जिक्र कर लीजिए, कोई भी सरकार हो। उसके बाद हमारी सारी योजनाएं, आप आज मैं जुब्बल कोटखाई के अंदर बैठा हूं, अभी 112 सड़कें पास हो चुकी है। 112 सड़कें 3 साल के अंदर, और भाजपा के पूरे 5 साल कार्यकाल में 4 सड़कें पास हुई थी। कहां 112 सड़कें, कहां 4 सड़कें? ये कोई गप्पे नहीं मार रहा हूं। आप आरटीआई लेकर के इसका आंकड़ा ले सकते, आप इसका पता कर सकते, आप इसकी जानकारी ले सकते जिलाधीश महोदय से भी। तो हमारा कहां काम रुका है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, आर्थिक संकट की बात है, वो बिल्कुल जायज बात है। ये भाजपा के समय भी था और आज अभी अधिक हो गया है, क्योंकि एफआरबी हमारा एक्ट है। हमारा जो एक जितना हमारा जीडीपी है उसका एक स्तर रहता है कि इससे ऊपर हम ऋण नहीं ले सकते। इतना ऋण लिया गया है, कांग्रेस की सरकारें भी रही है पीछे, भाजपा की सरकारें भी रही है। आज हम पर कैप लगा दी गई है कि आप इससे अधिक ऋण नहीं ले सकते, तो वो नहीं ले सकते, वो कानून है। और जो हमारे को जीएसटी कंपनसेशन मिला था, वो जयराम ठाकुर जी के समय 16,000 करोड़ मिला। घटते 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 हमारे समय में 1 रुपए भी आज हमको जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। इसका भी हिमाचल को लॉस हुआ है। हम स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त थे, वो भी हमको आज खत्म कर दिया गया, उस पर भी हमको घाटा हो रहा है। तो ये हमारी आर्थिक स्थिति है, इसको छिपाने वाली चीज नहीं है। परंतु हमारी सरकार जो रूटीन के कार्य है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। एक भी करप्शन का मामला हमारे ऊपर नहीं है। आप राजीव बिंदल जी को यहाँ सुना रहे थे, ये वही राजीव बिंदल है जिन्होंने 550 रुपए का ऑक्सीमीटर 350 रुपए में खरीदा। वेंटिलेटर घोटाला किया इन लोगों ने, सैनिटाइजर घोटाला किया, खुद ये सत्ता से बाहर हुए। आज हमारी सरकार पर कोई भी माइका लाल 1 रुपए का घोटाला का आरोप नहीं लगा पाया आज तक। क्यों? हमारी सरकार जो है बचत करके और बहुत अच्छे तरीके से सरकार चला रही है। आर्थिक संकट है, केंद्र सरकार को समझना चाहिए। 9,000 करोड़ की टीम आई थी सेंटर से, उन्होंने आपदा का यहाँ पर जो है जो नुकसान हुआ था उसका आकलन किया था, 1 रुपए नहीं मिला। सौतेला व्यवहार आप करेंगे तो कैसे सरकार चलेगी? परंतु हिमाचल अपने पैरों पर आज खड़ा हो रहा है। हमने जो है आपके जितने हमारे हाइड्रो प्रोडक्ट्स है जिनकी 99 ईयर्स की लीज थी उसको 40 साल कर दिया है। अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने नई आबकारी कराधान नीति लाई। हमने उसके तहत जो 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हमने राजस्व एकत्रित किया। हमने शराब के जो टेंडर की पॉलिसी थी उस पर बदलाव करके 500 करोड़ से ऊपर की धनराशि एकत्रित की। हमने जो एक हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ढांचा चरमराया हुआ था अर्थव्यवस्था को, उसको कोशिश की हमारे मुख्यमंत्री सुक्खू साहब ने कि उसको जो है पटरी पर लाया जा सके। मैं कहता हूं हिमाचल के अंदर अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जितना पैसा पिछली सरकारों ने जो है जनता के लिए काम में लाया, जितना पैसा उनको मिला, चाहे वो जीएसटी उसके रूप में मिला, चाहे वो हमको स्पेशल स्टेटस के रूप में मिला, चाहे उनको लोन लेने की छूट थी, अगर सुक्खू साहब को मिला होता तो आज प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती। वो आखिरी व्यक्ति के लिए काम करने वाले व्यक्ति है, उनको मौका मिलना चाहिए पूरा काम करने का। मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारी सरकार स्थिर सरकार है, जनता आखिरी व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है। और कुछ कमियां है रह जाती है, उसका हर सरकार के अंदर रहती है, उसका भी जो है आगे आने वाले समय में जो है उसका हल होगा, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे। हमारे साथ दीक्षा वर्मा जी भी बने हुए हैं। दीक्षा वर्मा जी, क्योंकि भाजपा कहती नजर आती है, पार्टियां कहती नजर आ रही है, बार बार ये जरूर कह रही है कि प्रदेश में विकास नहीं हो रहा, लेकिन केंद्र से आने वाली जो आर्थिक मदद है उसमें भी कटौती देखने को मिल रही है। ये स्थितियां भी बनती नजर आ रही है और इसका जिक्र भी हालांकि कुशल जी करते नजर आ रहे हैं। शुरू से कांग्रेस के द्वारा कहना है कि केंद्र के द्वारा कोई मदद उन्हें नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरह की मदद उन्हें नहीं की जा रही है। तो ऐसे में सवाल भी आप करें, मदद भी सत्ता में बैठी भाजपा ना करे, तो ऐसे में कैसे विकास होगा? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये कुशल जी कौन से लाला लैंड में रहते हैं जहां इन्हें सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत डेवलपमेंट हर जगह दिख रही है।
कांग्रेस का जो विकास का मॉडल है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। जैसे कि कुशल जी ने काफी चीजें गिन ली है, लेकिन जमीन पर हमें कुछ नहीं दिखता है। आर्थिक कटौती का जो ये रोना नया इन लोगों ने शुरू किया है, ये सिर्फ अपनी नाकामियों पे एक पर्दा डालने के लिए है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार की कोई मदद नहीं की है। केंद्र सरकार हमेशा से हिमाचल के डेवलपमेंट के लिए रेडी रही है, विकास के लिए रेडी रही है, पैसे देने के लिए रेडी रही है। असलियत यह है कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण और इनके भ्रष्टाचार के कारण विकास के कार्य रुक रहे हैं। जो पैसा आता है, जो मदद मिलती है, वो भ्रष्टाचार की गंगा में इन्हें ये लोग बहा देते हैं। ये कहते हैं विकास करेंगे, विकास करेंगे। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुशल मुक्ता जी, मैं आपको कोट करना चाहूंगी फ्रॉम दिस ईयर्स बजट। जो हमारी बोरोइंग्स आ रही है, उसका सारा पैसा तो आप हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ही डाल रहे हैं। डेवलपमेंट कहां से आएगी जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कुछ स्पेंड ही नहीं हो रहा है। 29.51% फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इन्होंने एस्टिमेट किया है कि सिर्फ सैलरीज पे और वेजेस पे जाएगा, और लास्ट ईयर 26.11% था। ये हर साल बढ़े ही जा रहा है, क्योंकि सैलरीज और वेजेस इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है मित्रों की सरकार। कमीशन पे इनकी कटौती है। कटौती तो होगी ही, पैसा आता है वो जेबों में जाता है, कमीशन में कटता है। लोग पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ है, विकास का पैसा कहाँ है? पेंशन पे जा रहा है। ओल्ड पेंशन ये लागू करते हैं, उस पे और एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, वेजेस देते हैं, हर पैसा तो उधर जा रहा है। डेवलपमेंट आएगी कहाँ? चलिए डेवलपमेंट भी छोड़िए, डेवलपमेंट बात की बात है। अभी तो इन्होंने गारंटियों का लोगों को गारंटी दी थी, बोला था हम आपको विकास देंगे। गारंटी की जगह ये स्टेट को हर दिन डुबोए जा रहे हैं कर्जों पे। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपका, कुशल जी, जब आपका सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप सारा उस पे यूज कर रहे हैं, वेजेस और सैलरीज पे कर रहे हैं, तो कहां से विकास आएगा, कहां से डेवलपमेंट होगा? ठीक है कुशल जी, जल्दी से एक जवाब, फिर प्रदीप जी के पास आते हैं। हमारी युवा मोर्चा की जो साथी यहाँ पर जुड़ी है, वो इन्होंने अर्थव्यवस्था की बहुत ही अलग ही आंकड़ा पेश किया है। प्रदीप जी भी इस पर अपना डालेंगे। ये तो सैलरी और ये जो पेंशन है, ये तो एक जो है सरकार का जो अर्थव्यवस्था का होना है, तो जाना ही जाना है। ये तो कोई कांग्रेस सरकार व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कुशल जी इज कि वो हर साल इंक्रीज होके जा रहा है। 14%, ये हमारा 20% होता था 2020 में, अब ये 29% तक आ गया। आपको ये बाद में पीडीएफ शेयर कर लूंगी ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाए और आपको समझ आए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ड्रीमलैंड में रहते हैं जहाँ सब कुछ ठीक है। चलिए ये भी छोड़िए, डेवलपमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि सड़कें बन रही है। आप मुझे ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज क्या है? मैं दिल्ली से शिमला ट्रैवल करती हूँ, आज की तारीख में मैं हिमाचल प्रदेश HRTC की बस क्योंकि खालिस्तानी फोर्सेस हिमाचल की बसेस पे पंजाब हिमाचल की बसेस पे अटैक कर रहे हैं। कार्ड को भूल गए आप। और एसपी जो है, आप ये बताइए, आपके खुद के जो एमएलए है, फॉर्मर एमएलए है, वो सेफ नहीं है सुक्खू सरकार में, तो बाकी जो हमारी पार्टी के बाकी ऑपोजिशन लीडर्स है, उनका क्या होगा? पिछले 50 दिन में 15 मर्डर हुए हैं कुशल जी हिमाचल प्रदेश में। क्या आपको इस आंकड़े के बारे में पता है? क्या आपको पता है 2024 में कितने रेप्स हुए थे हिमाचल में? कितने रेप केसेस आए हिमाचल में 2024 में अकेले? आप सुनेंगे, आप मुझे जवाब देने देंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए। देखिए सीमा जी, जो भी चीजें ये कह रहे हैं, जिस कांग्रेस सरकार को आज अगर 10,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, 70% उसमें से ब्याज में देना पड़ रहा है और 30% हमारे पास विकास कार्यों के लिए बच रहा है। इतना हमको लोन विरासत में मिला है, उसके बाद भी हम सरकार संभाल रहे हैं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, जो चीजें गलत है, जो चीजें मर्डर हुए, हम उसको छिपा नहीं रहे हैं, परंतु जयराम ठाकुर जी के क्या हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का? आप मुझे एक सेकंड दीक्षा, प्रदीप जी से ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। ठीक है पार्टियों प्रवक्ताओं की बात हम सुनेंगे, लेकिन एक मिनट प्रदीप जी से हम जरा जान लेते हैं। प्रदीप चौहान जी नहीं देंगे तो क्या आएंगे? कुशल जी आपके पास आएंगे। ठीक है दीक्षा जी, बीच में नहीं आइए, बीच में नहीं, आपको पूरा समय मिलेगा। दीक्षा जी शांति प्लीज। जी प्रदीप चौहान जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और देखा जाए तो आप वर्षों से यहाँ पर विकास की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी जरूर कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर समझने वाली बात है, विकास की बात कर रहे हैं, परियोजनाओं के पूरे होने की बात कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए कौन कौन से वो जिले माने जा सकते हैं जहां पर विकास अधर में लटकी हुई है, सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ है, बिजली कटौती वहां पर बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे कौन कौन से जिले समझे जा सकते हैं हिमाचल में? देखिए,
इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। बात सन 1998 की है। उस वक्त मैं एक राष्ट्रीय चैनल में दिल्ली में काम करता था। उस वक्त मुझे एक मौका मिला था, एक प्रोग्राम किया था हमने कि जो एमपी लैड जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ वो देखने। उस वक्त मैं पूरा हिमाचल घूमा था। तो उस वक्त मुझे 2 डिस्ट्रिक्ट को देख के थोड़ा सा दुख हुआ था, क्योंकि मैं इंटीरियर तक गया था। चंबा के भरमौर में इंटीरियर तक गया था मैं, और वो इस तरह से सिरमौर के भी इंटीरियर तक गया था। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट को देख के मुझे लगा था कि यार ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में पीछे है, जब आप हिमाचल को दूसरे राज्यों से कंपेयर करते हैं, दूसरे राज्यों को देखते हैं। दुख की बात है कि आज भी वही 2 राज्य मुझे ऐसा लगता है जो विकास में और राज्यों के मुकाबले पीछे है। तो ये तो रहा आपका सीधा सीधा जवाब कि आपको कहाँ कौन से पीछे ऐसे लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मेरे दोनों युवा जो है साथी जो है वो पैनल पे बैठे हैं। एक तो इनको देख के खुशी हो रही कि चलिए कम से कम यंग लीडरशिप जो है वो इतनी वोकल लीडरशिप आ रही है देश में भी प्रदेश में भी। तो कम से कम आगे आने वाले टाइम में हमको कम से कम वो पुराने टिपिकल स्टाइल के नेता तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर ये तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी चीज है कि दोनों ने जो चीजें कही है उसके लिए जिम्मेदार दोनों ही है। अब आप जो कर्ज की बात कर रहे हैं वो कर्ज मुंगटा जी ने साफ कहा कि वो हर सरकार ने लिया, और हिमाचल तो ट्रेडिशन है 5-5 साल देने का। हर सरकार ने कर्ज दिया, इसके मतलब जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की है। दीक्षा जी ने बात की एम्प्लॉय सैलरीज की। वो एम्प्लॉय सैलरीज की भी हर सरकार की मजबूरी रही है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, वो बड़ी ही बड़ी है। जब आप ये कह रहे हो कि आपका जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उसका सैलरीज का, तो भाई रोजगार की जरूरत है, रोजगार देना पड़े। अब वो चाहे आपकी सरकार होती चाहे किसी बट और इट इज की नॉट सरकार अबाउट होती, द न्यू जॉब्स। जो न्यू जॉब्स बनती भी है वो सिर्फ ऑफिसेज में बनती है, वो भी क्लोज एड्स के लिए, जितने भी सरकारी नहीं, हमारे लीडर्स हैं अभी। वो मेरी सुन लीजिए दीक्षा जी, मेरी बात सुन लीजिए। ये बात आपका, ये पॉइंट से आपका मैं मान सकता हूँ कि आप अपोजिशन में तो आप ये बात कह सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई अपने लोगों को नौकरी दी। ये पॉइंट आपका जेन्युइन है। लेकिन बात यह है कि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन भी हो रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ कांग्रेस के टाइम हुई, आपके टाइम पे भी हुई है, और उससे पूर्व जो धूमल जी जब थे तब भी हुई थी, वीरभद्र सिंह जब थे तब भी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन हुई क्यों हुई, इस पे ये फोकस होना चाहिए ना। इसके लिए जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है इस देश में एक बहुत भयंकर बीमारी जो फैल गई है वो है जो फ्रीबीज का जो रेवड़ी कल्चर है। ये जब तक खत्म नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुशल जी सर हिला रहे हैं, पर वही फ्रीबीज जिनका वादा किया लेकिन कांग्रेस ने वो भी पूरी नहीं की। दीक्षा जी सुन लीजिए। ये अभी कांग्रेस भुगत रही है इसका। वक्त आने पे कोई कौन कब भुगत सकता है नहीं मालूम ना, क्योंकि स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है, तो सेंटर एक पिता पूरा साथ देता है जब बच्चे कहीं मुसीबत में होते हैं। कल को जब बड़े घर में कोई और बैठता है तो फिर वो भी देखेगा ना, तब चीजें बदलेंगी, तब ये कांग्रेस यही सवाल पूछेगी। मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल वो आइदर बीजेपी, आइदर कांग्रेस, आइदर आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, ये कल्चर ही एक बीमारी बन गया है। इस कल्चर की वजह से अभी हिमाचल तो एक छोटी स्टेट है, बड़ी बड़ी स्टेट कोलैप्स करेंगी। आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल से ज्यादा कोलैप्स पंजाब का होगा। पंजाब में बहुत बुरा हाल, और ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जो कोलैप्स होनी है। तो मेरा ये कहना है कि एक तो ये, और दूसरी बात, इस स्टेट में जो भी पार्टी आई उसने एक चीज देखा, उसने ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कोई काम नहीं किया, जॉब क्रिएशन, प्राइवेट जॉब क्रिएशन पे किसी ने काम नहीं किया। टूरिज्म को लेकर जो काम होना चाहिए था वो नहीं काम हुआ। टूरिज्म, जो टूरिस्ट आता है जैसा आ रहा वैसे चलने दो। टूरिज्म को लेकर इनोवेशन कोई नहीं हुआ। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हिमाचल के पास इतनी वो है, कैपेबिलिटी है कि टूरिज्म में आज देश के एशिया को लीड कर सकता था, लेकिन इनोवेशन नहीं की गई, कोई मेडिकल टूरिज्म या कुछ इस तरह की चीजें नहीं की गई। तो ये लिस्ट तो लंबी है, पर मोटे मोटे कारण ये है कि जो अभी हालत है। ठीक है प्रदीप जी आपके पास आएंगे। कुशल जी, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, और अब इस कर्ज को देखा जाए तो कर्ज को लेकर के विकास कार्य चलाना दीर्घकालीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में प्रदीप जी पीपीपी मॉडल को लेकर के भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं। इस मॉडल को लेकर के और निजी निवेश या फिर स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कांग्रेस की, आपकी सरकार की क्या इस पर राय है? क्या ये सुनिश्चित कर रहे हैं आप लोग? दीक्षा जी, इसके बाद आप ही के पास आएंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बजट में पीपीपी मोड पर हमारे जो जो हमारे चार्जिंग स्टेशंस है, उसको खोलने की जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जिसमें से कि 80 हमारे पेट्रोल पंप और 40 हमारे चार्जिंग स्टेशंस ये हमारे पीपीपी मोड पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जो है खोले जाएंगे। इससे पहले भी जो पिछली कांग्रेस सरकार थी, जब आईएसबीटी हमारा जो बना शिमला के अंदर, वो भी पीपीपी मोड पर ही बना है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे हमारा बाईपास में हमारी जो बहुत बड़ी एक व्यवसाय की बिल्डिंग बनी है आईएसबीटी के बाद, वो भी, और आगे भी हमारे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो करोड़ों के प्रोजेक्ट है जो पीपीपी मोड पर करने की सरकार ने इस बजट में घोषणा की है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो प्रदीप चौहान जी ने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा कि हमको जो है पर्यटन की दृष्टि में आगे जाने की आवश्यकता है। सरकार ने धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी इस बजट में बहुत बड़ी घोषणाएं की है। 100 करोड़ शिव धाम मंडी के लिए, 100 करोड़ हमारे नैना देवी मंदिर के लिए, 100 करोड़ हमारे ब्रजेश्वरी मंदिर के लिए, हमारे चिंतपूर्णी मंदिर के लिए। ये सारी वो बजटेड स्कीम है जिनको की बजट में इस पर प्राथमिकता मिली है, जो कि होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार जिस प्रकार से हमारी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, जो एकदम से हमारा कट टू कट जो बजट है 58,000, हमारा मतलब 1% का इंक्रीज हुआ इस बार बजट पर, जो कि एक जो है इस वजह से इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी जो आज स्थिति है वो बिल्कुल जो पिछला हमारा। दीक्षा जी से भी एक जवाब ले लेते हैं इस विषय पर। जी, बातें इनकी बहुत नहीं, दीक्षा जी सवाल दीक्षा जी सवाल सुन लीजिए, रिएक्शन बाद में दीजिएगा। पहले एक सवाल आपसे, क्योंकि इस वक्त बीजेपी विपक्ष में है, ठीक है, इस वक्त आप लोग विपक्ष में हैं और इससे पहले आप लोग सत्ता में भी रहे, लेकिन बतौर मजबूत विपक्ष अगर हम एक सवाल आपसे करें, जागरूक विपक्ष एक सवाल हम आपसे करें कि हम ये जरूर गिराते नजर आ रहे हैं कौन सी परियोजनाएं हुई है, कौन सी नहीं हुई है, कमियां दिखा रहे हैं, आप आईना दिखा रहे हैं सरकार को, लेकिन इसको लेकर कोई सब्स्टिट्यूट प्लान आप लोगों ने बना रखा है या सिर्फ राजनीति? कांग्रेस सरकार सिर्फ बातें करती है। अच्छा, जो डेवलपमेंट है और काम करना, वो हमारी पहचान है। हिमाचल में बीजेपी ने पहले भी बहुत विकास कार्य किए। हमने एक स्ट्रॉन्ग नींव रखी थी विकास की हिमाचल में, जिन पर जब से कांग्रेस सरकार आई है उन्होंने विकास के पहिए को इस तरह से जाम किया है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुशल जी अभी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, जो कि आम जनता जब सुनेगी उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या बातें है, आम जनता क्या देखती है। आप कह रहे हैं टूरिज्म तब बढ़ेगा आपका जब आपकी स्टेट में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छे से होगा। इस वक्त पे क्या सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की? आप सर हिला रहे हैं, आप ही मुझे बता दीजिए। खालिस्तान की जो सपोर्टर्स आते हैं, मणिपुर में हमारी महिलाएं नग्न घुमाई गई, जो लोग चले जाते हैं, लेकिन अभी तक उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक साल में जयराम ठाकुर की सरकार में हुए। मैं फिर भी मान रहा हूं कि अगर स्थिति खराब हुई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप में 2024 में हुए हैं, पिछले 50 दिन में 15 मर्डर हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। आप क्या बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, सुन लीजिए, बीजेपी सरकार ने, अभी मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए। आपने वैसे भी बहुत फालतू बातें कर ली है जिनका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने तो ये भी कहा था कि हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ है नौकरी? सिर्फ तब निकलती है 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। कहाँ है दीक्षा जी? जब अग्निहोत्री जी की बेटी को नौकरी चाहिए होती है तब एक नौकरी निकल जाती है, नहीं तो 1 लाख। आप जाइए ना, कोर्ट जाइए, 1 लाख नौकरी अभी तक नहीं निकली है। 1500 रुपए, मैं 18 साल से ऊपर की हूँ, मैं हिमाचल की हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला है अभी तक? 1500 कब मिलेंगे? कहाँ है वो गारंटियां? कहाँ है वो गारंटियां? आप हर महिला को मिल रहा है। कोई काम करना नहीं है कांग्रेस को, सिर्फ झूठे वादे करते रहेंगे। पैसे आपके पास है नहीं, आप पेंशन्स बढ़ाती रहिए, आप सब्सिडीज बढ़ाते रहिए। जब आप कह रहे हैं कि वक्त की थोड़ी सी कमी, वही मंदिर से आप खुद कर्ज मांग रहे थे जब आपके पास पैसे नहीं थे अपने योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। ठीक है प्रदीप जी से एक सवाल, उसके बाद कुशल जी आपके पास आएंगे। प्रदीप जी ऐसे फाइनल कमेंट भी समझिएगा, क्योंकि बात बहुत ज्यादा गंभीर है और बात हो रही है प्रदेश सरकार को लेकर के। हिमाचल की जो स्थितियां नजर आती है 5 साल की नजर आती है कि हिमाचल की जनता सबको मौका दे रही है, 5-5 साल, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा की तस्वीरें नजर आ रही। क्या समझा जा सकता है हिमाचल में जो धीमी विकास की रफ्तार की आज हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह ये भी हो सकती है? देखिए, इसमें सिंपल बात है, धीमी विकास गति हुई है। ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि अब पहली बार मैं जो कह रहा हूं कि पहली बार होगा। हाँ। दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ के इस समस्या को आराम से नॉट टॉकिंग अबाउट जो अभी प्रेजेंट में है, पास्ट में तो जो हो गया हो गया। आप अपनी दूसरी सरकार की कमियां ना निकाले, आप अपना तो काम करें। अभी आप पावर में है कुशल जी, आप हंस रहे हैं। यहाँ हिमाचल में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, यहाँ हमारे पास सड़कें नहीं है, हिम केयर कार्ड हमारे चल नहीं रहे, लोग मर रहे हैं, हिम केयर योजना से उनका इलाज नहीं हो रहा है। दीक्षा जी क्या ऐसा नहीं, दीक्षा जी, प्रदीप जी से सवाल था। ठीक है दीक्षा जी, और आप हंस रहे हैं इस बात पे। मेरी बहन, आप इस बात पे हंस रहे हैं। सीनियर आदमी बैठे हैं, सुन लीजिए।
बहस मैं करने का उनकी तरीका बात सीख बिल्कुल लीजिए। सुन रही हूँ, but what I am saying here is when we are talking about the problems in the current government, why are we not focusing on that? हिमाचल The person who is सुन sitting लीजिए, from the प्रदीप जी ruling को government is laughing. दीक्षा जी, He is हमारे making a पास mockery इतना out समय of नहीं it. है, इतना समय नहीं है। एक आपकी सवाल हमने मोर्चा पूछा है, की जरा बहन है, उसका इसीलिए जवाब मैं ले आपको लेते हैं। मौका उसके बोलने बाद का आप दे लोगों रहा की हूं। पॉलिटिकल पार्टीज आप- अपने अपने समय पर राजनीति करती है, आपकी बात Sorry, करेंगे हम, प्रदीप जी, आएंगे please आपके continue. पास, Sorry to आएंगे interrupt. आपके पास। एक प्रदीप 30 जी, सेकंड, मैं 30 बहुत सेकंड का समय। मैं बहुत कुशल जी छोटी सी शांति, बात रखूंगा। 30 सेकंड देखिए, सर। मैं कह रहा हूँ अगर दोनों पार्टियां ये एक, मैं एक पत्रकार के नाते नहीं, कॉमन हिमाचली के नाते बोल रहा हूँ, अगर दोनों पार्टी ये डिसाइड कर लें कि अब चुनाव जब लड़ेंगे तो विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, कोई फ्रीबीज नहीं देंगे। ये जो ठीक। स्कूल कॉलेज, जाते जाते स्कूल कॉलेज खोलने का एक रिवाज यहाँ पर बना रखा है कि कोई जाते जाते स्कूलों की भरमार लगा देता है, कोई कॉलेजों की भरमार पे लगा देता है, इससे मुक्त पाएंगे। और दूसरा, कोई एक ऐसा, मैं एक पत्रकार के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट उससे नाते बोल रहा हूँ, हिमाचल की राजनीति का कुछ, ये खास करके नई जनरेशन मेरे सामने बैठी है, इनसे कह रहा हूँ कुछ ऐसा तोड़ निकालिए ठीक है कि सर। जहां पर आपकी राजनीति इन कर्मचारियों की राजनीति से बाहर ठीक, निकल पाए। बिल्कुल समझ तो गए हम। आप पक्ष विकास विपक्ष के दोनों मॉडल को पे काम बहुत कर जरूरी है साथ में बैठकर इस विषय पर चर्चा करना, क्योंकि समय था पर आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में बोलना था और इस वजह से समय अब खत्म। कुशल जी माफी चाहूंगी, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है सर। फिर कल चर्चा में जुड़ेंगे और इस विषय पर जरूर बातचीत करेंगे हम। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हिमाचल को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आर्थिक संकट पर हो रही थी चर्चा, जिसमें हमारे साथ तमाम मेहमान बने थे और बता रहे थे अपनी अपनी बात। लेकिन सवाल ये कि जो अधर में अभी विकास परियोजनाएं लटकी हुई हैं, उस पर कब काम करेगी सरकार और विपक्ष, जो कि बार बार ये जिक्र कर रही है कि पहले हमने जो किया उस पर बात मत कीजिए, अभी की मौजूदा स्थितियों पर बात की जाए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि पहले जो हुआ है और अभी जो हो रहा है, दोनों ही विषयों पर बातचीत किया जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।